हेलो भाई, तो कैसे हैं आप सब। देखिए, सिलेक्शन फेज के एग्जाम्स चल रहे हैं। अगर मैं बाकी सब चीज़ें साइड में रख के केवल ये बात करूं कि सिलेक्शन फेज एग्जाम से हम क्या सीख सकते हैं, जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एग्जाम अटेम्प्ट करने वाले हैं वो लोग क्या सीख सकते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो सिलेक्शन फेज से हमें सीखने चाहिए कि हाँ भाई ये टॉपिक भी आ रहे हैं, ये भी हमें करने हैं, और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें सीजीएल के लिए ओवरऑल करके जाने चाहिए सब्जेक्ट वाइज। एंड अगर अब हम वो चीज़ें कर लें तो अब भी हमारा स्कोर बहुत अच्छा हो जाए, मैथ्स में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, जीके में, चारों सब्जेक्ट में। तो चारों सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे, प्लस सिलेक्शन फेज में जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं और आपको करने चाहिए उनकी भी हम बात करेंगे। तो जो भी लोग सीजीएल या सीएचएसएल एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि और भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं मैथ सब्जेक्ट की बात करूं। आपने देखा सिलेक्शन फेज का एग्जाम जब से स्टार्ट हुआ है, 3 ऐसे टॉपिक है जो सिलेक्शन फेज के सिलेबस में नहीं है फिर भी आ रहे हैं। कौन से टॉपिक है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, आपका स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। ये तीनों टॉपिक क्यों आ रहे होंगे? मेरे हिसाब से देखो, क्योंकि कंपाइलेशन बनाया होगा क्वेश्चंस का, एआई को कहा गया होगा कि हर टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आपको पूछने हैं, तो उसने वो क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दिए जो सिलेबस में नहीं थे, मतलब स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आपको अब यहाँ से क्या करना है, क्या पढ़ना चाहिए? तो हाँ, जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि देखो कोई भरोसा नहीं है, सिलेक्शन फेज में आ गए, सिलेबस में नहीं थे ना, तो आपका सीजीएल में भी आ सकते हैं, और सीजीएल मेंस के सिलेबस में तो है भी। तो सीजीएल मेंस के सिलेबस में है, और अगर अब हम पढ़ लेते हैं एडवांस में तो कोई घाटा वाला सौदा नहीं है। तो हमें जरूर ये टॉपिक पढ़ लेने चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपका स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी अब हमें पढ़ लेने चाहिए सीजीएल प्री एग्जाम से पहले, और इनकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी कर लेनी चाहिए। इन तीनों टॉपिक्स को आप कैसे कम टाइम में कर सकते हो, वो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उन तीनों लिंक से आप वो क्लासेस जाके देखना, एंड बहुत कम टाइम में आपके वो तीनों टॉपिक कवर हो जाएंगे, एंड आपको फिर वो चिंता नहीं रहेगी कि यार वो उन टॉपिक से क्वेश्चन आ गए क्या करूंगा। समझ रहे हो इस चीज को? दूसरी चीज ये ध्यान रखो कि देखो, पेपर टफ आ रहा हो या मॉडरेट आ रहा हो या इजी आ रहा हो, सबके लिए आ रहा है। मानता हूँ ग्रेजुएशन लेवल वाला टफ आ रहा है, बट सबके लिए आ रहा है। तो आप में से बहुत सारे लोग तो इस चीज से भी चिंतित है कि पेपर इतना टफ आ रहा है, हम कहाँ स्टैंड करते हैं, फिर हमने क्यों तैयारी की, तैयारी छोड़ दें क्या? यार ये वाला लॉजिक सही नहीं है, क्योंकि सबके लिए टफ है। अगर जो होशियार बच्चे थे, जो बहुत अच्छे स्कोर करने वाले थे, अगर वो 50 में से 50 करते थे, तो अब वो 40 या 45 करेंगे, तो आप 35 करोगे, तो सब लोगों का स्कोर उतना ही घट जाएगा। अगर एवरेज स्कोर पहले 30 हुआ करता था तो अब 20 हो जाएगा। समझ रहे हो उस चीज को? तो कट ऑफ भी उसी रेशियो में घटेगी। तो उस चीज से चिंता मत करो। ये जरूर है कि जो सिस्टम में प्रॉब्लम्स आ रही है, जो सेंटर्स की प्रॉब्लम्स है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पे काम चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। अब देखिए, मैं बात करता हूँ मैथ्स के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको अब जरूर करने चाहिए। 3 टॉपिक्स की बात की, जिनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तीनों कंप्लीट कर देना बहुत कम टाइम में, 1 वीक में कंप्लीट कर दो तीनों, सीजीएल से पहले हो जाने चाहिए तीनों। इसके साथ साथ आपको मैं बताता हूँ कुछ चीजें। देखो, अगर मैं बात करूँ कि एडवांस मैथ्स में, तो अलजेब्रा से फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, x+1/x वाले, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आने चाहिए। x³ + y³ + z³ - 3xyz वाले फॉर्मुलाज आने चाहिए। बेसिकली आपको अलजेब्रा में जो देखने को मिलेगा वो यही देखने को मिलेगा कि फॉर्मुला अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चन कर दोगे, और कोई स्पेशल नहीं है। x+1/x वाले रिलेटेड क्वेश्चन आने चाहिए, और फॉर्मूला जितना भी है वो आपको सारे याद होने चाहिए, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है सिलेक्शन फेज से और प्रीवियस प्री एग्जाम से, वो आपको बता रहा हूँ। ट्रिगोनोमेट्री में 2 चीजें पढ़ लो, एक तो वैल्यू पुटिंग सीख लो, कैसे की जाती है, यूट्यूब पे जाके सर्च करना, वैल्यू पुटिंग बाय अभिनय सर, क्लास मिल जाएगी, वो देख लो। एंड इसके साथ साथ सारे फॉर्मुलाज जो है ना ट्रिगोनोमेट्री के, वो भी याद कर लो। दोनों चीज कर लोगे ना ट्रिगोनोमेट्री में, वैल्यू पुटिंग एंड फॉर्मुलाज याद, आप 90% क्वेश्चन इसके भी सही कर दोगे। तो उसके बाद मेंसुरेशन की बात करूं, केवल फॉर्मुला पढ़ लो, कुछ नहीं करना। फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन 2D और 3D के फॉर्मुलाज पढ़ लोगे, उसके बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे। आयतन दिया होगा, वक्र प्रेस पूछ लेगा, मतलब कर्व सरफेस एरिया पूछ लेगा, या टोटल सरफेस एरिया पूछ लेगा, ये सब होगा। और आपको फॉर्मुला याद होगा तो आप कर दोगे, रेडियस होगी, वहां सब कुछ होगा। तो बेसिकली मेंसुरेशन में फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, अलजेब्रा में फॉर्मुला बेस्ड प्लस x+1/x से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो। ट्रिगोनोमेट्री में आपको वैल्यू पुटिंग सीखनी है और फॉर्मुला सारे याद कर लेने हैं। कैसे याद करने? 4-5 जो है पेज पे लिख लो एक साथ सारे, और उनको डेली सुबह आधा घंटा 1 घंटा डेली याद करो। आपके क्वेश्चन 100% तक भी सही हो सकते हैं, बाकी 80-90% क्वेश्चन तो 100 जाने ही जाने आपके, ठीक है। उसके बाद नंबर सिस्टम में बात करूं तो आपको पता है डिविजिबिलिटी रूल से अब भी लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे वेंडर बदल गया हो, ये भी आपको डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन पूछ रहा है लगातार। अब देखिए, मैं जाता हूँ अर्थमेटिक की ओर। परसेंटेज की फ्रैक्शंस बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप देखेंगे तो आपको डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले क्वेश्चन अच्छे से आने चाहिए। मिक्स एंड एलिगेशन में एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि इधर की प्राइस रख दो, इधर रख दो, बीच में रख दो, उनका रेशियो निकाल लो, आंसर आ जाते हैं। तो उसके बस एक ही कॉन्सेप्ट है, उसको आप थोड़ा अच्छा से कर लेना। पार्टनरशिप में हमको पता होना चाहिए इतना अमाउंट इतने महीने के लिए, रेशियो इतना अमाउंट इतने महीने के लिए, रेशियो इतना अमाउंट इतने महीने के लिए, आ गया रेशियो नीचे, बस उस पर बेस्ट क्वेश्चन आते हैं। तो पार्टनरशिप भी आपको बहुत कम टाइम में रिवाइज हो जाएगा, केवल ये कॉन्सेप्ट लगता है। मिक्स एंड एलिगेशन में आप समझ गए होंगे चीज को। उसके बाद मैं बात करूँ कि एवरेज में आपको जरूर पता होना चाहिए ऐसे कौन से क्वेश्चन, पहली 10 संख्या, बाद की 10 संख्या, बीच की 3 संख्या का पूछ लिया, या पहले 10 संख्या का इतना है, उसमें से एक संख्या निकाल दो तो एवरेज इतना बढ़ जाता है, घट जाता है वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको आने चाहिए।
इसके बाद टाइम स्पीड डिस्टेंस में बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेन वाले जितने भी क्वेश्चन है कि दोनों ट्रेन सेम दिशा में जा रही है, एक ट्रेन जा रही है, व्यक्ति को पार कर रही है, ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लो, आपका काम हो जाएगा टीएसडी में, जितना मुझे लगता है। और एक वो आपको फॉर्मूला आना चाहिए कि दूरी बराबर समय इंटू चाल, समझ रहे हो? इस पे बेस्ड अगर आपको चीजें आती है तो आप बहुत आसानी से कर लोगे। बोट एंड स्ट्रीम में एक ही चीज होती है कि इतनी दूरी एक ही दिशा में बह रहे हैं, मतलब धारा की चाल के इक्वल है, अगर नाव की चाल तो इतनी दूरी तय कर रहा है, और फिर विपरीत है तो इतनी दूरी तय कर रहा है, इतना समय लग रहा है तो बताओ कितना समय लगेगा, ऐसे बेस क्वेश्चन आते हैं। एक ही कॉन्सेप्ट है उसमें भी, वो कर लो तो बहुत कम टाइम चीजें हो जाएगी। सीआईएसआई में केवल इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन कर लो, और 2 साल का सीआईएसआई निकालना और उनका डिफरेंस निकालना, ये आपको आना चाहिए। उसके अलावा आपको आई डोंट थिंक कि प्री में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं चीजों से क्वेश्चन आते हैं जो आपको बता रहा हूँ। इंस्टॉलमेंट से क्वेश्चन आएगा, सीआईएसआई का डिफरेंस पूछ लेगा, या 2-3 साल का आपको सीआई निकालना पूछ लेगा कि निकाल के दीजिए। तो अर्थमेटिक की मैं बात करूं, जो चीजें मैंने बताई इन पे स्पेशली फोकस करना, आपका बहुत हद तक आप चीजें सही करके आओगे। अब मैं बात करता हूँ रीजनिंग में। देखो रीजनिंग में भी आपने देखा एनालिटिकल रीजनिंग बहुत अच्छे से आ रही है आपको सिलेक्शन फेज एग्जाम। ये आपको देखने को मिल सकती है सीजीएल प्री एग्जाम में भी। इतने दिन हम देखते थे सीजीएल मेंस में आती थी 5-7 क्वेश्चन आते थे, बट अब सीजीएल प्री में भी 5 से 8 क्वेश्चन तक आ रहे हैं। तो एनालिटिकल रीजनिंग भी आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। एक क्लास का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके उस क्लास को देख लेना, काम खत्म हो जाएगा, समझ जाओगे चीजें, समझ गए इस चीज को। तो एनालिटिकल रीजनिंग बहुत अच्छे से करनी है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो एनालॉजी क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, मिसिंग नंबर है, ये टॉपिक मैं लगातार आपको बताता आ रहा था कि ये टॉपिक बहुत अच्छे से करो, इनकी हजारों क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं की होगी आपने, बट अब कर लो। ये जो मैंने 5 टॉपिक बताए हैं और एक प्लस आपका वो एनालिटिकल रीजनिंग, ये 6 टॉपिक अब आपको थोड़ा स्पेशली ध्यान देना है, फोकस करना है, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं एनालॉजी से, आपका मिसिंग नंबर से अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। 150 क्वेश्चन की सारे टॉपिक में थोड़े कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाए किस तरीके से लगाने होते हैं, तो बहुत अच्छे से आप कर पाओगे। तो रीजनिंग में यही है कि ये 6 टॉपिक हैं जो बहुत अच्छे से आ रहे हैं आपके सिलेक्शन फेज में, इनको आपको अच्छा करना पड़ेगा। इंग्लिश सब्जेक्ट में बात करूं तो देखो, वैसे तो आपको पता है ग्रामर एरर वगैरह आ रहा है, इजी आ रहा है, वोकेब थोड़ी कम आ रही है, क्लोजेस्ट गायब हो चुका है, अब पैसेज आ रहा है। तो पैसेज 2, 4, 5 सोल्व करके देख लो कैसे सोल्व किया जाता है। देखो दिमाग को ठंडा रखोगे तो वहां ये भी कर लोगे। अब ऐसा नहीं है कि क्लोजेस्ट किस गए पैसेज पहली बार आ रहा हो, जब पहले भी आया करता था स्टार्टिंग में, टीसीएस से पहले के टाइम पे या बाद जब स्टार्टिंग टाइम था तो आता था। तो प्री एग्जाम में पैसेज आ रहा है, कोई बड़ी चीज नहीं है, पैसेज में भी कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है, आप आराम से कर सकते हो। पहले क्वेश्चंस पढ़ना एंड देन उसके बाद पैराग्राफ पढ़ना, और जहां पे भी आंसर दिखे उसको टिक करते हुए आगे बढ़ते चलना। ये मेथड होना चाहिए पैसेज सोल्व करने का। और 2, 4, 5 पैसेज सोल्व करके देख लो कि कहाँ आप कैसे करना है, आपको एग्जाम में स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, वो आप अभी देख लो, ठीक है। तो ये कुछ बदलाव हुआ है सिलेक्शन पेज एग्जाम से, जो आपको इनकॉर्पोरेट करने अब आपको आगे आने वाली तैयारी में। इंग्लिश में वोकेब कम आ रही है, तो वोकेब को थोड़ा आप कम टाइम दे सकते हो, एंड ग्रामर को थोड़ा सा एक बार और रिवाइज कर लो, 2-3 बार रिवाइज कर लो, आपकी नित्य सुंगन या जो भी बुक आपके पास है उसे रिवाइज कर लो ग्रामर को। एंड बाकी आपको कोई इंग्लिश में कुछ स्पेशल आ नहीं रहा, वो सेम चीजें ही आ रही। जीके में बात करूं तो पहली बात तो सिलेक्शन पेज में आपको पता है करंट अफेयर्स अच्छे से आ रहा है, 4-5 क्वेश्चन तक भी आ रहा है, तो करंट अफेयर्स आ भी रिसेंट का रहा है, तो करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ लेना। मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ हो सकती है अलग अलग, वो सारी वहां पे डाल दी है अपने टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लो। फाइल सेक्शन में आपको सारी करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी, स्ट्रेटेजी की पीडीएफ मिल जाएगी, जीके की पीडीएफ मिल जाएगी, जाके डाउनलोड कर लो, उनको पढ़ लो। तो करंट अफेयर्स अच्छे से कर लेना अभी, क्योंकि अच्छी वेटेज है। तो सीजीएल में भी आई होप कि रेलिवेंट करंट जीके आएगा और रिसेंट का करंट जीके आएगा, तो करंट जीके आपको अच्छे से कर लेना है। इसके अलावा साइंस में पोर्शन में बात करूं तो देखो, फिजिक्स की बात करूं तो हमें पता साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, हमें पता लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, हमें पता कि अलग अलग जो विद्युत है, विभव है, धारिता है, कैपेसिटेंस, तो इनके आपको फॉर्मूला पूछ लेते हैं या इनका मात्रक पूछ लेते हैं, वो क्वेश्चंस आते रहते हैं। आपको पता है कि केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो केमिकल नेम्स पूछ लेते हैं, नीलात होता क्या होता है, लाल होता क्या होता है, या कॉपर सल्फेट क्या होगा, या आपको पूछ लेते हैं हंसने वाली गैस का फॉर्मूला क्या होगा, या क्या रासायनिक नाम होगा। ये क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको केमिकल नेम्स अच्छे से आने चाहिए। पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आता रहता है, पीरियोडिक टेबल आपको अच्छे से याद करनी है। एसिड एंड बेस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो आपको अच्छे से हो। एंड कार्बन से रिलेटेड जितने भी हैं, पॉलीमर क्या बनते हैं, कार्बन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, वो आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है, फैक्ट्स को अच्छे से पढ़ लेना। तो केमिस्ट्री में आ गया। बायोलॉजी में अगर बात करूँ तो डिजीजेज से क्वेश्चन आना का चांसेस रहता है, एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम से क्वेश्चन आता रहता है, तो वो आपको पढ़ना है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे बायोलॉजी में तो सेल टॉपिक हो गया, ब्लड वाला टॉपिक हो गया, तो यही टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन आएंगे। विटामिन हो गया, विटामिन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड आपके एंजाइम्स एंड ग्लैंड्स एंड हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते रहते हैं। तो ये आपको साइंस पोर्शन में इतने टॉपिक कवर कर लो जो मैंने बताए हैं। जियोग्राफी में रिवर्स एंड नेशनल पार्क्स एंड सेंसस एंड सोलर सिस्टम एंड थोड़ा सोइल वगैरह का देख लेना, वो क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेंगे। अगर मैं हिस्ट्री में बात करूं तो आपको पता है कांग्रेस अधिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, कोई इंपॉर्टेंट ईयर की इस ईयर में क्या हुआ था वो क्वेश्चन आ सकता है, या फिर ये आ सकता है कि लाइक जैसे कुषाण वंश हो गया, मौर्य डायनेस्टी हो गई, या जो आपका मेडिवल काल में था ना, सल्तनत काल, वो भी सारा इंपॉर्टेंट है। तो ये कोर सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ना पड़ेगा, कोर टॉपिक्स है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। आप चाहते हो कि आप विजयनगर साम्राज्य छोड़ दो तो छोड़ दो, बस इतना ध्यान रखो कब बना था, किसने बनाया था, छोड़ सकते हो। हम्पी में
कब कब का बना था और किसने बनाया था वो ध्यान रख लो। इसी तरीके से पॉलिटी में आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। करंट अफेयर्स का आपको दिख रहा है कि रिसेंट के करंट अफेयर्स आ रहे हैं और आप भी अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहे हैं, तो वो आपको कर लेने। करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से ध्यान रख लो। सिलेक्शन पेज में आया, सीजीएल में भी रेलिवेंट करंट जीके आ सकता है, तो करंट जीके अच्छे से कंप्लीट कर लेना। एंड बाकी जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लिस्ट लगा दूंगा, या टेलीग्राम चैनल एसएससी ऑलराउंडर लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, डाल दूंगा, वहां पे जाके उसको कवर कर लेना, काम खत्म। तो ये टॉपिक्स हैं जो मैंने बताए मैथ्स में, जैसा मैंने बताया बहुत काम की चीजें बताई है, इन टॉपिक्स को कर लो सबसे पहले। एंड उसके बाद आप कुछ और सोचना। जो चेंजेस में सिलेक्शन फेज के वो मैंने आपको बता दिए। 3 टॉपिक मैथ्स के पूछे गए थे अलग, एंड एनालिटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आप देख लेना। तो ये सब चीजें हैं जो आपको सिलेक्शन फेज से सीखनी चाहिए, और ये टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने चाहिए सीजीएल एग्जाम, सीएचएस एग्जाम के लिए, ताकि आप थोड़ा अच्छा कर पाएं। तो यही था इस वीडियो में, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताया। बस ये ध्यान रखना, फॉर्मुलाज जितने भी हैं एडवांस मैथ्स के सारे, उन्हीं पर फोकस करो। अब सब कुछ नहीं पढ़ना, फॉर्मुला बेस्ड चीजें रखो, उन्हीं को बार बार रिवाइज करो, एंड आप अच्छा कर लोगे एग्जाम। तो ये सब चीजें, डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत सारे हैं अभी, बट अब हमें ये ध्यान रखना है कि यार मैं जितना कर सकता हूँ उन सब चीजों के साथ, माउस नहीं चल रहा है या चल रहा है, या सिस्टम खराब है, या इन्विजिलेटर फोन लेके घूम रहा है, इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए, या जितना भी है मतलब जितनी चीजें मेरे को मिल रही है, अब करना तो मुझे उन्हीं चीजों के साथ पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन उस टाइम तो नहीं निकल पाएगा। तो जैसे भी कंडीशन आपको मिले, उस जो भी आपके साथ हो उसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब करते हुए, प्रेशर को एब्जॉर्ब करते हुए, एंजाइटी एंड परेशान ना होते हुए, वहां पे जितना भी आप काम रह के एग्जाम दे सकते हो उतना देने की कोशिश करना, क्योंकि भाई कोई नहीं सुनने वाला, एग्जाम खराब हो जाएगा तो कोई नहीं पूछने वाला है। तो जितना बेस्ट कर सकते हो उतना करके आओ, बाकी देखो देखते हैं, है ना। तो अपना बेस्ट देके आना ताकि रिग्रेट ना हो। जितना भी आपको सोर्सेस जिस टाइप में भी मिले, एंड थोड़ा शांत रहना एग्जाम के टाइम। प्रॉब्लम्स होगी बट क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा शांत रह के पेपर दोगे तो कुछ अच्छा कराओगे, हो सकता है कुछ अच्छे चांसेस बन जाए। तो ऑल द बेस्ट यार, अब तो ऑल द बेस्ट कहना भी बनता है, सब कुछ लक पे बेस्ट हो गया, बेस्ट ऑफ लक, है ना। तो ठीक है, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए, एंड देखते हैं चीजें कुछ अच्छी होती है सीजीएल से पहले तो बहुत अच्छा होगा। एंड वी विल ट्राई कि हम टीचर्स वगैरह से रिक्वेस्ट करते रहें, बच्चे लोग, हम जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो टीचर्स आगे आए इस मामले में, और हम लोग उनको सपोर्ट करें। तो ऑल द बेस्ट यार, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।